हमने आज क्लास 9 का साइंस बुक भी स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो आइए कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैटर क्या है ये जानेंगे और फिर मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक। मैटर्स एक्चुअली पार्टिकल से बने होते हैं, तो बेसिकली हम लोग पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। एंड देन स्टेट्स ऑफ मैटर में आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में ये आप जानते हो ऑलरेडी, है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन कैसे होता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या फिर सॉलिड से गैस में, या गैस से लिक्विड में। ठीक है, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, फिर हम उस टर्म के अकॉर्डिंग मेजरमेंट स्केल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद हम इवेपोरेशन को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या फिर इवेपोरेशन से रिलेटेड क्या फैक्टर्स हैं उसको जानेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका मैटर क्या होता है। मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज इनर्शिया एंड ऑक्यूपाई फिजिकल स्पेस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल ईच विथ मास एंड साइज। तो क्या बोल रहा है कि मैटर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके पास इनर्शिया हो। इनर्शिया दैट मीन्स कोई भी चीज़ जो कि अपना फिजिकल स्टेट बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के चेंज नहीं करता। अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किसी चीज़ पे नहीं कर रहे हैं, तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। इस रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। एंड ऑक्यूपाई फिजिकल स्पेस, तो मैटर जो है उसके पास इनर्शिया भी होगा, मतलब वो चेंज को रेजिस्ट करेगा, चेंज को अपोज करेगा, एंड फिजिकल स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा। ओके, और हमारा मॉडर्न फिजिक्स क्या कहता है, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल एंड ईच विथ मास एंड साइज। तो मैटर क्या चीज़ का बना होता है, पार्टिकल्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स का। ओके, एंड उसका अपना मास होगा एंड अपना साइज होगा। देखो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसका मास 0.0001 ग्राम इस तरह से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास मास नहीं है, मास है ना, जो भी है छोटा सा, थोड़ा सा ही मास है, बट है। तो मास होना चाहिए एंड साइज होना चाहिए उसका कुछ। अगर ढेर सारे पार्टिकल मिलके अगर कोई ऑब्जेक्ट, आई मीन कोई मैटर फॉर्म करते हैं, तो उसका मास ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा। मैटर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। कोई भी चीज़ जिसके पास अपना मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखेंगे। मैटर क्या से बना होता है, टिनी पार्टिकल्स से। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो दो पार्टिकल्स जो होता है, आपका कोई भी मैटर ले लो जिसमें जिसके पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस होगा ही होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, है ना। एंड पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर पार्टिकल में फोर्स ऑफ, अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एक साथ जुड़ा होता है। ये हम लोग थोड़ा और अच्छे से जानेंगे आगे, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी इसके बारे में। अभी आप बस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, पॉइंट वाइज करके आप एग्जाम में भी लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये जो आपका पार्टिकल होता है मैटर में, वो हमेशा मोशन में होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मोशन कैसा हो सकता है। तीन टाइप के मोशंस होते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या होता है, मोशन इन विच ऑल पॉइंट ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन सेम लाइन और सेम डायरेक्शन। आप एक बॉक्स ले लो, अब इस बॉक्स को अगर आप मूव कर रहे हो तो इसका जो पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है बॉक्स, तो उस बॉक्स को जब आप मूव करोगे इस डायरेक्शन में, तो उसका सारा पार्टिकल सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेगा और यूनिफॉर्म होगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो ये वाला जो आपका मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। रोटेशनल मोशन क्या होता है, व्हेन पार्टिकल्स मूव अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब आपका जो पार्टिकल था बॉक्स में,
बॉक्स जिस पार्टिकल से बना था वो अपने एक्सिस पे ही मूव करेगा, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट का पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं होने वाला। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? वाइब्रेशन मीन्स क्विकली मूविंग बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन अबाउट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वाइब्रेशन आप जानते हो कैसे होता है, आप स्प्रिंग में भी देखते हो वाइब्रेशन। आपको फिगर से ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो चलिए फिगर देखते हैं। ये आपका ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है, ये आपका रोटेशनल, एंड ये आपका वाइब्रेशनल मोशन। तो आप देख रहे हो ये जो आपका दिख रहा है ये पार्टिकल्स है, ये 3 पार्टिकल्स देख रहे हो आप, ये किस तरीके से मोशन करते हैं, राइट। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन में आप देख रहे हो कि ये तीनों पॉइंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, एक साथ। इसकी स्पीड सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। रोटेशनल मोशन में आप देखो इस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा और ये वाला पॉइंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। इसमें आपका एक्सिस ये वाला है, राइट। तो आपका ये पॉइंट जो है ये इस तरह आएगा और ये वाला पॉइंट इधर की ओर जाएगा। वाइब्रेशनल मोशन हम लोग देखेंगे, ये आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ये आपका सिमेट्रिकल दिखा रहा एंड ये बेंडिंग। तो इसमें जो आपका वाइब्रेशन हो रहा, वाइब्रेशन किस तरीके से होता है, ऐसे, है ना, टू एंड फ्रो, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे होता रहेगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, और ये इसमें आपका दोनों सेम डिस्टेंस पे दिख रहा, ये सिमेट्रिक है। ये बेंड होके ये किस तरह वाइब्रेट करेगा, ऐसे, राइट। अब हम लोग मैटर को पार्टिकल के अरेंजमेंट पे, मतलब किसी मैटर में पार्टिकल किस तरह से अरेंज है उसके बेसिस पे, और पार्टिकल के बीच कितना एनर्जी है उसके बेसिस पे, एंड पार्टिकल के बीच डिस्टेंस क्या है इसके बेसिस पे 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं किसको, मैटर को। फर्स्ट आपका क्या है, सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन पार्टिकल्स। तो पहले 3 जो टाइप्स है ये, इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, बट ये आपके लिए अननोन है, ये 2 जो है ये आपके लिए अननोन है। तो मेनली आपको पढ़ना भी इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। बेसिक क्या है आपका ये मैं आपको समझा दूंगी, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में देख रहे हैं, कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे हर चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड का। सॉलिड में डिफिनेट शेप होता है, मतलब फिक्स शेप होता है, जिससे बॉल का शेप हमेशा राउंड ही रहेगा। बॉक्स हो गया, मतलब आप उसका शेप चेंज नहीं कर सकते बिना तोड़े, तो है ना। तो देखो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दोनों के बीच का जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। कैसे कम होगा, जैसे अगर आप 2 पार्टिकल ले लो तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों पास पास होंगे। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना पास होगा पार्टिकल एक दूसरे के, राइट। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, व्हाई, क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है सो कम है, तो उसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है। एंड पार्टिकल कैन नॉट मूव, रेदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स पोजिशन। तो देखो आप, ये इनके बीच, पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कम है, स्पेस नहीं मिल रहा उनको, तो वो मूव भी नहीं करेंगे जल्दी। जब आप किसी सॉलिड पार्टिकल को इधर से उधर मूव करते हो तो उसका पार्टिकल वाइब्रेट करता है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी हाई कैसे होगा, डेंसिटी हम लोग बोलते हैं किसको, कैसे निकालेंगे डेंसिटी। किसी चीज़ का मास ले लो आप, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपका डेंसिटी निकलता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो अगर कोई चीज़ हल्का है पर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, बहुत कम। कैसे, मास कम है, कम मास को अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब क्या है इसका, कि हम लोग छोटे से चीज़ को ज़्यादा चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो वो पॉइंट में आएगा समथिंग, या फिर बहुत कम होगा उसका वैल्यू, तो डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉलिड है
सॉलिड में आपका मास ज़्यादा होगा बट वॉल्यूम कम होगा। सॉलिड कैन नॉट फ्लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक्विड। तो अभी आपको ना सॉलिड और अच्छे से समझ आएगा जब हम लोग लिक्विड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हुए चल रहे हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये इनडेफिनिट शेप का होता है, इसका कोई शेप नहीं होता। आप लिक्विड का कोई शेप देखे हो कभी? वाटर का शेप होता है क्या? नहीं होता। आप पानी को ग्लास में डालो, बॉटल में डालो या बकेट में डालो, वो किसी भी चीज़ का शेप ले लेता है ना। आप बकेट में डालो, वो बकेट का शेप ले लेगा। ग्लास में डालो, ग्लास का शेप ले लेगा, है ना। एंड इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम कैसे होता है? आप बोलोगे कि ये तो ग्लास में डाला तो वो चेंज हो गया, बकेट में डाला चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज कहाँ हो रहा? नहीं हो रहा। एंड नेक्स्ट है आपका लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल कंपेयर टू सॉलिड। देखो हम कंपेयर करते हुए जा रहे हैं सॉलिड से, ओके। तो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। कम होगा मतलब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, बट स्टिल वी कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड। लिक्विड को हम फिर भी कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर भी उनके बीच का जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, ओके। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड। अच्छा, अगर आपके पास एनर्जी रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी है तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो। सॉलिड के जो पार्टिकल है उनमें कम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वो मूव नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं मूव नहीं करूँगा, ओके। बट जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके पास थोड़ा सा सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ओके। अब जब मूव कर सकते हैं दैट मीन्स ये इसके पार्टिकल जो है, लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है? पार्टिकल कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। इसके जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। सॉलिड में क्या था कि सॉलिड के पार्टिकल मूव भी नहीं कर सकते, वो बस अपने फिक्स पॉइंट पे वाइब्रेट कर रहे थे। बट लिक्विड में क्या है? लिक्विड के पार्टिकल्स जो है स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। और लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? सॉलिड से थोड़ा कम होगी। कैसे कम होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? मास बाय वॉल्यूम। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। आप दो बॉल लो, एक बॉल जो है वो मेटल का बना हुआ है और एक बॉल जो है वो फोम का बना हुआ है, ठीक है। दोनों का साइज सेम है। तो आप ये मेरे को बताओ कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, फोम वाले बॉल की या फिर मेटल वाले बॉल की? मेटल वाले बॉल का मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम तो सेम है। एंड फोम वाले बॉल का मास कम होगा, इसका भी वॉल्यूम मेटल वाले के कंपेयर में सेम है ना। तो मास ज़्यादा है मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब मेटल के बॉल का डेंसिटी ज़्यादा होगा और फोम वाले बॉल का डेंसिटी कम होगा। उसी तरह यहाँ लिक्विड में, लिक्विड का डेंसिटी जो है वो सॉलिड से कम होता है। सॉलिड के कंपेयर में मास उसका थोड़ा कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है लिक्विड। अच्छा, लिक्विड वॉल्यूम ज़्यादा कैसे ऑक्यूपाई कर लेता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है दोनों के बीच, पार्टिकल्स के बीच। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई ज़्यादा करेंगे। जैसे आप ऐसा समझो कि एक सॉलिड है जो 100 पार्टिकल से बना है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो नज़दीक नज़दीक होंगे एक दूसरे के करीब, तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे। और जो लिक्विड है उसका 100 पार्टिकल जो है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, तो वो थोड़ा दूर होंगे, थोड़ा थोड़ा दूर होंगे सॉलिड के कंपेयर में। हम सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनके बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब क्या? पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो डेंसिटी इसका सॉलिड के कंपेयर में क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। आई होप आपको सॉलिड एंड लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुआ होगा। अब गैस को हम ये दोनों से कंपेयर करेंगे, सॉलिड से और लिक्विड से। फर्स्ट आपका है इनडेफिनिट शेप, इसका भी शेप नहीं होता। इनफैक्ट गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। अब डेफिनेट वॉल्यूम कैसे नहीं होता? आप एग्जाम्पल देख लो। आप कोई कंटेनर ले लो जो कि वैक्यूम है, मतलब उसमें एयर नहीं है, ओके। आप उसमें थोड़ा सा एयर डालोगे अगर, तो वो जो बॉक्स होगा उसमें वो गैस उसका पूरा वॉल्यूम ले लेगा, उस बॉक्स का पूरा वॉल्यूम ले लेगा, ओके। बट अगर आप उसी बॉक्स में थोड़ा सा वाटर डालो तो जो लिक्विड है वो बॉटम में चला जाएगा, बाकी ऊपर का पार्ट जो है वो आपका वैक्यूम में रह जाएगा। या फिर एयर, अगर आप वैक्यूम में नहीं रखे उसको तो एयर भर जाता है उसमें, है ना। तो आप लिक्विड देख रहे हो वहाँ पे कि लिक्विड जो है वो पूरा वॉल्यूम नहीं ले रहा, लेकिन गैस जब हम उसमें ऐड करेंगे तो गैस
पूरा वॉल्यूम ले लेगा उस बॉक्स का। ओके, नेक्स्ट आपका नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। गैसेस के पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मतलब डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के बीच का वो ज़्यादा होगा, इसलिए ये जो है ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। आप कम में रखो तो वो उतने में ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा कंटेनर में उसको डालोगे तो वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, छोटे में डालोगे तो उतने में ही कंप्रेस हो जाएगा, है ना। तो इट कैन बी कंप्रेस्ड ऑल्सो, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। एंड नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब उसके पार्टिकल के अंदर का एनर्जी जो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उछल कूद करेगा, वो इधर उधर भागेगा, है ना। इसी चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूज़न। जब मैं ये पूरा खत्म करूंगी तो मैं आपको डिफ्यूज़न क्या है वो समझाऊंगी, ठीक है। और तीनों में डिफ्यूज़न, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफ्यूज़न कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पार्टिकल कैन मूव फ्रीली। गैस का पार्टिकल क्या है, फ्रीली मूव कर सकता है, मैंने पहले ही बताया आपको, राइट। एंड इसका जो डेंसिटी होता है वो लोएस्ट होता है। कैसे लोएस्ट होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, रिपीट कर रही हूँ मैं, मास बाय वॉल्यूम। तो लोवेस्ट डेंसिटी है मतलब वॉल्यूम ये ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है और मास जो इसका कम होता है। जैसे मैंने आपको लिक्विड और सॉलिड में समझाया कि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा, इसका मतलब कि डेंसिटी कम हो जाएगा। ये गैस जो है फ्लो भी करेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो वो अच्छी तरह मूव कर सकेगा, वो फ्री है उसका पार्टिकल तो वो फ्लो करेगा, राइट। डिफ्यूजन क्या है, द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टुगेदर इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफरेंट पार्टिकल्स के मिक्सिंग का जो फेनोमेनन होता है, प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन टेक बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। गैसेस में ज़्यादा मूव कर सकता है ना पार्टिकल्स, तो इसका डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं कर सकते तो स्लाइटली स्लाइड ओवर वन अनदर। एंड सॉलिड में बहुत कम होगा। एक और फैक्टर काम करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मैं रिलेट करती हूँ कि अगर देखो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में जाता है तो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बना हुआ है पार्टिकल्स के बीच, ओके। तो वो डिफ्यूज कम होंगे, मतलब मूव कम करेंगे, मतलब फ्री कम होंगे। सॉलिड में पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा तो डिफ्यूजन क्या करेगा, नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, बहुत टाइम लगता है इसमें, तो आप इसको मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि सॉलिड में जो डिफ्यूज़न निग्लिजिबल के बराबर, मतलब ना के बराबर होता है। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न, गैसेस में बहुत ज़्यादा होगा। परफ्यूम जो है वो गैस है, तो आप जब स्प्रे करते हो तो उसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है, कैसे, डिफ्यूज़न के थ्रू। लिक्विड है आपका, अगर आप वाटर में इंक डालो, ठीक है, तो वो क्या है, आप जब उसको मिक्स नहीं भी करोगे ना, थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। आपको वाटर, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे वाटर और इंक में। बट अगर आप वही वाटर के अंदर शुगर डालो, थोड़ा सा, शुगर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, तो शुगर डाल दो, उसको मिक्स होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो, सॉलिड लिक्विड गैस, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार फिर से उसको पढ़ना, उसके बीच के डिफरेंसेस को, आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं एंड उसके बाद हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। प्लाज्मा क्या है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। किस में डेफिनेट वॉल्यूम और शेप दोनों नहीं था, गैसेज में, बट ये गैसेज से थोड़ा डिफरेंट है। प्लाज्मा ऑफन इज सीन इन आयनाइज्ड गैसेज। प्लाज्मा जो है आपका बिना गैसेस, अगर जहाँ पे गैसेस प्रेजेंट ना हो वहाँ प्लाज्मा प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो प्लाज्मा का फॉर्मेशन ही होता है वो आयोनाइज्ड गैस से होता है। गैस को जब हम, गैस के पार्टिकल्स जब आयोनाइज हो जाते हैं तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ गैस बिकॉज इट पजेस यूनिक प्रॉपर्टी, फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस। गैसेस में इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्री नहीं होते, बट प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच। तो ये जो इसका प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी जो है प्लाज्मा को गैस से डिफरेंशिएट कर देता है। एंड प्लाज्मा में बी फॉर्म्ड बाय हीटिंग एंड आयनाइजिंग अ गैस
मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लाज्मा जो है वो गैस को आयनाइज करने से बनता है। तो गैस कैसे आयनाइज होंगे? हीट करने से। इलेक्ट्रिसिटी पास करो आप तो भी वो आयनाइज हो जाएंगे गैसेस। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है उसमें हीलियम गैस भरा होता है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हीलियम गैस जो है आयनाइज हो जाता है और प्लाज्मा फॉर्म करता है, और प्लाज्मा जो है वो शाइन करने लगता है। या फिर आप नियॉन शाइन बल्ब जो होता है उसमें नियॉन गैस भरा होता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो जो गैसेस जो है वो आयनाइज हो जाता है एंड प्लाज्मा फॉर्म कर देता है। ओके, एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या है? इसको हम लोग शॉर्ट में BEC बोलेंगे। फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। जो गैसेस लो डेंसिटी का होता है, एक्सट्रीमली लो, ओके, तो वैसे गैसेस को हम लोग जब कूल करते हैं तो ये BEC बनता है। एंड इट रेफर्स टू कोलैप्स ऑफ एटम इन अ सिंगल क्वांटम स्टेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का जो एटम्स होता है वो सिंगल क्वांटम स्टेट में कोलैप्स होता है। मतलब कि आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे कि एटम्स का अपना अलग अलग क्वांटम स्टेट होता है। ओके, तो BEC के जो एटम्स हैं वो सिंगल क्वांटम स्टेट में कोलैप्स कर जाते हैं। सिंपली आप ये समझो कि आप इसके एटम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे से, राइट? एंड पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड्स एट वेरी लो टेम्परेचर। BEC के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के कंपेयर में लेस एनर्जेटिक होते हैं। कब? वेरी लो टेम्परेचर पे। ओके, आपने पहले देखा था कि सॉलिड का जो एनर्जी लेवल होता है वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है, राइट? BEC पार्टिकल्स का जो एनर्जी होता है वो सॉलिड के कंपेयर में भी कम होता है वेरी लेस टेम्परेचर पे, राइट? एंड BEC शोज सुपर फ्लूइडिटी। व्हाट डज मीन सुपर फ्लूइडिटी? जब कोई चीज बिना फ्रिक्शन का फ्लो करे। ओके, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करेगा। तो BEC जो है आपका वो विदाउट फ्रिक्शन फ्लो करता है एंड इसीलिए BEC जो है वो सुपर फ्लूइडिटी शो करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा आर स्टार्स, लाइटनिंग, ऑल्सो इनसाइड द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स प्लाज्मा इज प्रेजेंट। ओके, देखो प्लाज्मा, स्टार्स जो आप लाइट करते हो देखते हो, लाइटनिंग जो दिखता है आपको वो भी प्लाज्मा होता है। एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब मैंने आपको बताया, नियॉन शाइन बल्ब बताया मैंने आपको। ओके, एंड BEC आप देख रहे हो फिगर में, ये आपका ये इस तरह का दिखता है कि पॉन्ड में आपका आइस जमा हुआ है, उसी टाइप से BEC दिखता है। एंड इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैज डन सम कैलकुलेशन फॉर अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारे इंडियन फिजिसिस्ट थे, ओके, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था स्टेट ऑफ मैटर को लेके। उन्हें लगा कि ये अलग टाइप का अलग स्टेट ऑफ मैटर है बाकी से, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा से। तो उन्हीं के कैलकुलेशन पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने मैटर का एक न्यू स्टेट प्रेडिक्ट किया जिसको हम लोग दोनों के नाम पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। ये एक दूसरे में चेंज होते हैं। ओके, लिक्विड से गैस बनता है, गैस से सॉलिड बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। ओके, एंड आपने जैसे देखा होगा वाटर, आप देख लो वाटर क्या होता है, वाटर को आप फ्रिज में रख देते हो वो आइस बन जाता है, स्टेट चेंज हुआ ना, लिक्विड से सॉलिड स्टेट बन गया। जब आप उसी वाटर को गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो आपने देखा होगा वेपर बनता है, गैसेस बनते हैं। तो लिक्विड स्टेट से वो क्या हो गया, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। बट आपने क्या देखा, लिक्विड से या तो गैस बनेगा या लिक्विड से सॉलिड बनेगा। आपने ये देखा है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाए या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड, लिक्विड से गैस जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, एंड जो गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। वाटर जो है आइस बन गया, मतलब वाटर जो फ्रीज हो गया, एंड जब हम लोग उसको आइस जब है सो मेल्ट होता है तो वो लिक्विड बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। और जब फ्रीज होता है, मतलब लिक्विड जो है जो सॉलिड बन जाता है जब, तो हम लोग उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। जब सॉलिड गैस बनता है डायरेक्टली तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड गैस जो है वो सॉलिड बन जाता है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, गैस और सॉलिड के बीच का लिक्विड है, बट वो लिक्विड स्टेट में आने से पहले ही डायरेक्ट सॉलिड बन जा रहा, मतलब गैस के बाद डायरेक्टली सॉलिड बन जा रहा, लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहा। ओके,
तो उस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। अब इसके डेफिनेशंस देखेंगे, ये जो आपको 6 दिख रहे हैं, ये सब के हम डेफिनेशंस देखेंगे और थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। वैसा टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच मटेरियल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस में चेंज जब होने लगे, जिस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर हर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट और अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। वो पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा। जैसे वाटर के लिए आप देखो 0 डिग्री पे जो है वाटर वो फ्रीज होने लगता है, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होने लगता है। तो ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मतलब वाटर के लिए टेम्परेचर फिक्स है, बट वही दूसरा लिक्विड होगा या फिर दूसरा मटेरियल होगा तो उसके लिए अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, तो उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? तो उस ये दोनों जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं पहले कि लेटेंट हीट क्या होता है। The hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state। देखो, हर पार्टिकल के बीच अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जिस स्टेट में है वो स्टेट के हिसाब से सबके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी, जो हिडन एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में, आप आइस एंड थर्मोमीटर लो। थर्मोमीटर क्या होता है पता होगा आपको? टेम्परेचर उससे हम लोग मेजर करते हैं। आइस के पास उसको रखो, आपको 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। ओके, आप तो आइस को बाहर रखे हो, बाहर से हीट गेन कर रहा है, बट फिर भी आपका थर्मोमीटर जो है वो 0 डिग्री ही शो कर रहा है। अब पूछोगे मैम ऐसा कैसे हो गया? देखो, जो बॉन्ड बना हुआ है आइस के बीच, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वो बॉन्ड सॉलिड में आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो उनके बीच का जो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मतलब टाइटली बॉन्डेड है पार्टिकल्स एक दूसरे से। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो ये जो हिडन हीट जो है उस हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन इज द एनर्जी नीडेड for 1 gram of a solid to melt without any change in temperature। मतलब क्या? 1 ग्राम सॉलिड को, शुगर ले लो आप 1 ग्राम, उसको मेल्ट करने के लिए बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए जो एनर्जी लगेगा, है ना, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे आप जब वाटर में शुगर ऐड करते हो तो आप देखते होंगे कि अगर आप उसको रख दो ऐसे ही, उसको बिना मिक्स किए, तो उसको घुलने में, शुगर को वाटर में घुलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बट आप उसको गैस पे रख दो, हीट कर दो थोड़ा, तो वो तुरंत घुल जाता है ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, मतलब हीट नहीं करना है, और ये स्पून से भी मिक्स नहीं करना है। स्पून से मिक्स करने से भी एनर्जी अलग से आप दे रहे हो उसमें। कैसे दे रहे हो? शुगर को मिक्स करने के लिए जब स्पून से मिक्स कर रहे हो उसको, तो आप पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो मूव करे, है ना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उसकी, तो मतलब एनर्जी क्या है उसकी? आप बढ़ा रहे हो। तो टेम्परेचर चेंज करने से भी क्या होता है? एनर्जी बढ़ता है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो एनर्जी आपको अलग से प्रोवाइड नहीं करना है इसमें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? हिडन हीट। तो ये एनर्जी जो होगा वो हिडन हीट से मिलेगा, राइट। तो 1 ग्राम सॉलिड को मेल्ट करने के लिए बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? जो एनर्जी हम लोग को 1 ग्राम लिक्विड को वेपराइज करने में बिना प्रेशर चेंज किए हुए जो हीट एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके,
तो फ्यूज़न में आप देख रहे हो हम लोग को टेम्परेचर चेंज नहीं करना, और वेपराइजेशन में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में हमें प्रेशर चेंज नहीं करना। अ मटेरियल्स मेल्टिंग पॉइंट इज सेम एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी मटेरियल का, जैसे आप आइस कितने डिग्री पे मेल्ट करेगा, 0 डिग्री पे ही, उसी डिग्री पे वो फ्रीज भी होता है और उसी डिग्री पे मेल्ट भी होता है। ओके, तो किसी एक मटेरियल का फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ही कोई दूसरा मटेरियल आप ले लो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही होगा जितना मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, देखो आप यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का रोल देख रहे हो, तो हम लोग कुछ मेजरमेंट्स देख लेते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूनिट का यूज़ करते हैं, है ना। तो यूनिट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जो यूनिवर्सल यूनिट होता है हमारा वो SI यूनिट होता है। ओके, तो आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे कि यूनिट अलग अलग टाइप के होते हैं। SI यूनिट होता है, CGS होता है एंड MKS, FPS। ओके, तो आप बस अभी इतना जानो कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल K से डिनोट करते हैं, राइट। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम लोग मेजर करते हैं, वो भी जानते हो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। आपका जो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में प्लस 273, तो आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, तो 0 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर, तो केल्विन में उसका टेम्परेचर कितना आएगा, 273 केल्विन। केल्विन स्केल जो होता है ना वो सेल्सियस स्केल से बेटर होता है। क्यों बेटर होता है, क्योंकि केल्विन स्केल में हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करते हैं हम, बट सेल्सियस स्केल में आप सुने होंगे -4 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर पहुंच गया ठंड के दिनों में, सुने ही होंगे। जैसे आप देख लो कि अगर आप -10 डिग्री सेल्सियस ले लो टेम्परेचर, तो केल्विन में उसका कितना आएगा टेम्परेचर, 263, राइट। ओके, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल, जिसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग एटमॉस्फेयर में प्रेशर को मेजर करते हैं, राइट। तो एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ पे सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं और उसको 1 एटमॉस्फेयर मान के चलते हैं। इसी को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक यूनिट मानते हुए इसका वैल्यू, हमारे 1 ATM का वैल्यू पास्कल में क्या होता है, 1.01 × 10⁵ को मैंने पहले बताया आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल पे 1 ATM होता है, राइट। हम लोग जानते हैं कि आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन, राइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 370 केल्विन। सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, एंड इवेपोरेशन क्या होता है। तो मैंने आपको रफली आगे बता दिया ये सब, बट इसके डेफिनेशंस क्या होंगे, अब एग्जाम में किस तरह लिखोगे तो उसके लिए ये देख लो। सब्लिमेशन क्या होता है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द सॉलिड फेज टू द गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू अ इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। ओके, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड फेज से डायरेक्टली गैस फेज में चला जा रहा, मतलब बीच का लिक्विड फेज आ ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से डायरेक्टली जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। डिपोजिशन क्या बताया था मैंने, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा, राइट। तो बीच का जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं आ रहा। एंड कंडेंसेशन क्या होता है, द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस फेज टू द लिक्विड फेज। इसमें क्या हो रहा, गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा। इवेपोरेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। देखो कोई भी चीज़ बॉयल होता है तो आपको पता है कि वो वेपर बनने लगता है। तो अगर बॉइलिंग के बाद जब वेपर बनता है तो हम उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही कोई लिक्विड वेपराइज होने लगे तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, तो हम लोग इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी, इन चारों का इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट होता है ये जानेंगे। एंड कूलिंग इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं।
ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? देखो मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर बढ़ता है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब वो फ्रीली मूव करेंगे, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। कपड़ा जब आप सुखाते हो तो आप देखोगे कि गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, पर ठंड के मौसम में सूखने में टाइम लगता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है, एंड सरफेस एरिया बढ़ने से भी इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? अब सेम एग्जाम्पल लो, अगर आप कपड़ा को एक ही जगह पे फोल्ड करके डाल दो, ठीक है, तो क्या वो जल्दी सूखेगा? बिल्कुल नहीं। आप उसको फैला दो कपड़े को तो वो जल्दी सूख जाएगा, मतलब कि सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। एंड जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी दैट मीन्स इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। वो कैसे? सेम एग्जाम्पल आप फिर से लो, ठीक है। आप देखे होंगे कि जब हम लोग कपड़ा डालते हैं सूखने के लिए तो धूप नहीं भी है, ठंड का मौसम भी है, ओके, बट हवा तेज चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है ना। तो विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर जब एयर में ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन रेट ऑब्वियस कम हो जाएगा। आप देखो कि कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, राइट? तो ऑलरेडी एयर में जो है मॉइस्चर ज़्यादा है, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी जब होगी तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो कम होगा। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है? तो कूलिंग इफेक्ट भी इवेपोरेशन की वजह से होता है। कैसे? एक्चुअली होता क्या है कि जब पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड फेज में होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा अगर, या फिर सराउंडिंग से जो पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं ताकि वो उनके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए और वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, अपना स्टेट चेंज कर ले, राइट? तो जब पार्टिकल सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले रहे हैं तो सराउंडिंग का एनर्जी जो है, सराउंडिंग का हीट जो है वो लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा, दैट मीन्स सराउंडिंग को कूल कर दे रहा। दिस इज कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट। तो जब आपको, आप गर्मी के दिनों में जब आपको स्वेटिंग होती है, पसीना चलता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद आपको ठंड महसूस होता है। दिस इज कूलिंग इफेक्ट। एंड अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे जो घड़े में हम लोग पानी रखते हैं वो ठंडा कैसे होता है? तो दिस इज द कूलिंग इफेक्ट। एंड कूलिंग इफेक्ट का काउज क्या है? इवेपोरेशन, राइट? आपके लिए क्वेश्चन है, आइस एंड वुड, ये दो चीज जो है वो सॉलिड है, बट आप देखो कि आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है। हमने क्या देखा था कि डेंसिटी जो है सॉलिड की ज्यादा होती है, तो वो वाटर पे कैसे फ्लोट करती है? डेंसिटी किसी चीज की ज्यादा होगी तो वो वाटर में डूब जाएगा ना। जैसे आप नेल डालो, आयरन नेल ले लो एक, तो उसको अगर आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा। बट आइस जो है वो भी सॉलिड है, तो वो क्यों वाटर पे फ्लोट करती है? या फिर वुड जो होता है, वुड क्यों वाटर पे फ्लोट करता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। आइस जो है वो एक केज लाइक फॉर्मेशन होता है, उसमें उसके पार्टिकल के बीच केज लाइक बॉन्डिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो है एयर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, राइट? एंड डेंसिटी को कम कर देते हैं। सॉलिड के बीच गैस फेज है, गैसेस ट्रैप हो गया तो गैसेस के डेंसिटीज तो बहुत कम होते हैं। इस तरह से आइस का डेंसिटी भी कम हो जाता है और वो वाटर पे फ्लोट करता है। सेम चीज वुड के साथ भी होता है, राइट? आई होप आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।